नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका पसंदीदा शो। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ मेहमान हमारे बने हुए हैं रोज की तरह। पहले आपका परिचय उनसे करा दें, मिलवा दें आपको एक बार फिर। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं रोज की तरह। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनके कमेंट्स आप रोज सुनते हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब आज किस किस की कहानी कहें? प्रधानमंत्री की कहानी कहें, अमित शाह जी ने जिस तरीके से कल सदन में आश्वासन भी दिया और यूं कहिए कि उकसाया भी या चिढ़ाया भी थोड़ा सा विपक्ष को, या आपको विपक्ष की कहानी बताएं जिसने आज नोटिस दे दिया है अविश्वास प्रस्ताव का, या ये बताएं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का होने क्या जा रहा है। शुरुआत में आपको बताते हैं कि आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव की कहानी आई कहां से। आज हम बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस आज दिया गया, इसकी पटकथा कब लिखी गई, किन लोगों ने लिखी, ये नोटिस देने वाले कौन लोग हैं, अब लोकसभा में क्या होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि क्या आज ही अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, कल आ जाएगा। अब आगे लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा, कल आपने देखा होगा सुबह प्रधानमंत्री ने अपने इंडिया अलायंस की परिभाषा दी। कहा कैसे कैसे लोगों ने अपने नाम में इंडिया लिख रखा था, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। इस पर दिन भर विपक्ष बोला, और शाम होते होते, बल्कि कहिए देर शाम होते होते, सरकार के सारे मंत्री उन्होंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर इंडिया अलायंस को घेरने वाले ट्वीट लिखना शुरू कर दिए। दोनों तरफ से शब्द बाण चले, उसमें कौन हावी रहा, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। कल रात को कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें राज्य सरकार की शक्तियां जो कि नौकरशाही को लेकर के थी, वो एलजी को दे दी गई। उससे संबंधित बिल अब उस कैबिनेट में पास हो गया, उसको मंजूरी मिल गई है और अब वो पार्लियामेंट में बिल की शक्ल में लाया जाएगा। उसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन क्या वो अविश्वास प्रस्ताव से पहले लाया जा सकता है, नियम क्या कहता है, बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी आज मैदान में होंगे। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे जैसा कि विपक्ष चाहता है, बल्कि आज दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उनको करना है। दिल्ली में रहने वाले, आसपास लोग रहने वाले प्रगति मैदान को खूब पहचानते हैं। प्रगति मैदान में एक विशाल एक्सपो सेंटर बनाया गया है, जहां G20 नेता जब भारत में आएंगे तो उनका समिट भी आयोजित किया जाएगा। उस आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं, आज से 5 साल पहले, 4.5-5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ही एक बयान दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री ने विपक्ष को इस बात के लिए, आगे के लिए शुभकामनाएं दी थी कि मैं चाहता हूं एक वक्त वो आए कि आप 2023 में एक बार फिर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। वो तारीख थी 7 फरवरी 2019। तो आज जब विपक्ष वाकई में स्पीकर को नोटिस दे चुका है अविश्वास प्रस्ताव का नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, तो आपको 7 फरवरी 2019 का मोदी का वो बयान भी सुनना चाहिए। किस तरीके से एक भविष्यवक्ता की तरह उनकी बात सही साबित हुई। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। 5 साल पहले मोदी ने यह बात कही थी। अब सोचिए कि अब जब मौका आएगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे, तब क्या क्या बातें उठेंगी। अब बहरहाल आज की तस्वीर देखिए। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस वक्त संसद में क्या हो रहा था, क्या कह रहे थे स्पीकर। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में
विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। चलिए, तो अब आज स्पीकर ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। अब इसके आगे उनके पास 10 दिन है। 10 दिन के अंदर उनको अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जो है वो शुरू करानी होगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बयान हमने सुना है, कल से ये ट्रेंड कर रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक हुई। उसमें एक तो एक कॉन्फिडेंस था इस बात का कि 2019 के चुनाव से पहले वो बोल रहे थे कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे, जो आज कह रही है बीजेपी कि आएगा तो मोदी। और साथ साथ ये भी था कि विपक्ष इसी हथकंडे पर फिर उतरेगा, विपक्ष को यही फिर दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, देखिए सरोज जी, अगर आप याद कीजिए 2018 का समय, 2017 दिसंबर में गुजरात में बीजेपी हारते हारते बची थी, प्रधानमंत्री का अपना प्रदेश, वहाँ पहली बार लगा कि शायद बीजेपी हार जाएगी। 2018 दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों हार गई बीजेपी। राफेल का मामला अपने चरम पर था। कर्नाटक भी हारी गए थे सर। नहीं, कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाए, सिंगल लार्जेस्ट थे, सरकार नहीं बना पाए। कांग्रेस और जेडीएस ने बना ली, जिसके खिलाफ मैंडेट था कांग्रेस, वो सरकार में आ गई। तो कुल मिला के परिस्थिति ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है। मुझे याद आ रहा है, एक न्यूज़ वेबसाइट है, बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत बड़े संपादक हैं, उसमें एक बहुत ही वरिष्ठ संपादक जी का लेख छपा था। उन्होंने कहा कि नॉर्थ में बीजेपी की 70% सीटें कम हो गई। अच्छा, जनवरी 2019 में ये हेडलाइन थी उनकी। तो किस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, उससे अंदाजा लगाइए, उससे तुलना कीजिए आज की। आज भी मैंने जो कल बात कही थी कि ये अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तश्तरी में परोस कर आया अवसर है। क्योंकि देखिए, इस तरह के मौक़ों पर जिसके पास सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो बाजी मारता है। इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना है। अगर ये मामला होता कि संख्या बल इतना क्लोज है कि कुछ भी हो सकता है, सरकार बच भी सकती है, गिर भी सकती है, जैसे 1999 में था, उस तरह का माहौल होता, तब वो गौड़ हो जाता भाषण और बाकी चीजें। लेकिन वो रिजल्ट क्या होगा ये तो सबको पता है। यहां भाषण बात यह है कि प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव जो होगा वो कैरी करेगा लोकसभा चुनाव तक। आप 2018-19 का जो है भाषण प्रधानमंत्री का सुनवा रहे हैं, अब जनता सुनेगी। जो अभी एक दिन 2 दिन जब भी आता है प्रस्ताव, उस पर जवाब में जो प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो इसलिए जो विपक्ष के पास भी, देखिए, विपक्ष के पास और कोई विकल्प नहीं था। ये नहीं कि विपक्ष जो है कोई षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रहा है, उसके पास प्रधानमंत्री को सदन में बुलवाने का इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। या तो उस मुद्दे को छोड़ देता, जो सरकार कह रही थी उसको मान लेता, शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन है उसके लिए तैयार हो जाता, तो भी मुद्दा खत्म हो जाता, और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भी ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, मणिपुर का या नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो मामला है वो लीगेसी इशू है, वो एक दिन का मामला। ये घटना जरूर निश्चित रूप से बर्बरतापूर्ण है, उसकी जितनी आलोचना की जाए, निंदा की जाए, कम है। लेकिन जो समस्या है, समस्या का मूल है, वो लीगेसी इशू है। तो मुझे तो लग रहा है मणिपुर भी कम से कम राजनीतिक दलों के बीच में कोई मुद्दा रह गया, वैसा नहीं लगता। जैसा आपने कहा, भाई विपक्ष का सिंगल पॉइंट उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री को बुलाना है, और बीजेपी ने भी साफ कर दिया, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बोलेंगे, अब तुम्हारी पोल खोलेंगे। नहीं, अग्रेसिव हो गए बीजेपी, अग्रेसिव हो गई। जिस तरह से मणिपुर पीछे चला गया। मैं लिखी है, जिस तरह से चिट्ठी लिखी है दोनों सदनों के नेताओं को, विपक्ष के, तो ये एग्रेशन दिखाता है कि हम तैयार हैं, आप तैयार हैं क्या, ये वो अंदाज है। तो इसमें जो है विपक्ष के पास और कोई चारा नहीं बचा था अविश्वास प्रस्ताव के अलावा। तो ये है कि जिसको शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं ना, कट योर लॉसेज, कि कम से कम नुकसान किस में होगा। अच्छा, तो विपक्ष ने वो रास्ता अपनाया है।
अब विपक्ष कम से कम ये कहेगा कि भाई देखिए हमने प्रधानमंत्री को सदन में बुला लिया, मजबूर और कर दिया। विपक्ष को सब कुछ बोलने का मौका मिलेगा। इस सरकार के खिलाफ जो जो मुद्दे उठाता रहा है उन सब पर बोलने का मौका मिलेगा और सरकार को अवसर मिलेगा जवाब देने का, जो कम मिलता है। तो इसलिए जो है, और खासतौर से प्रधानमंत्री को बोलने का मौका मिलेगा, उसका इंपैक्ट आपके हिसाब से ये पूरा मामला जो है एडवांटेज बीजेपी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से। विनोद जी, नहीं, मुझे लगता है दोनों के लिए एडवांटेज है। देखिए, लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव कोई नई चीज तो है नहीं। अभी मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, अभी अपने इसी चैनल पे, कि 15 बार तो इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, अटल जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, शास्त्री नरसिम्हा राव के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आए। और ये अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा है, नियम है। विपक्ष को जरूरी नहीं तभी अविश्वास प्रस्ताव लाए जब नंबर गेम बिल्कुल एकदम टच एंड गो वाला हो, जैसे 1999 में हुआ था जब एक वोट से सरकार गिरी थी। बल्कि वो मामले बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। वो गठबंधन की सरकार के समय ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई दो दल निकल गए और पता लगा कि माइनॉरिटी में आने का खतरा हो गया। लेकिन विपक्ष को मालूम है कि प्रस्ताव गिरना ही गिरना है, सरकार को जीतना ही जीतना है। अच्छा, अगर अविश्वास प्रस्ताव का हुआ, विपक्ष जो अड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री आए, तो विपक्ष ये भी जानता है प्रधानमंत्री की भाषण शैली और उनकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेहतर है, ये तो विपक्ष को मालूम है। और अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव के अलावा भी प्रधानमंत्री जी आ जाते मान लीजिए, तो भी वो उसी तरह धज्जियां उड़ाते जैसे इसमें उड़ाएंगे, जो उनकी शैली है भाषण की। तो ये विपक्ष को ही मालूम है। ये एक संसदीय राजनीति के भीतर एक अपनी बात, चूंकि विपक्ष की एक बड़ी मांग थी कि लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन हो, सारा कामकाज रोक करके जी। और सरकार शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रही थी। लेकिन कल तो जो गृहमंत्री ने चिट्ठी लिखी उसमें तो बड़ा साफ स्टेटमेंट दिया, जितनी लंबी चर्चा चाहे करो। लेकिन वो चिट्ठी तो बहुत बाद में लिखी गई, जब अविश्वास दिन में बोल दिया था। नहीं, जब अविश्वास प्रस्ताव की बात हो चुकी है तब वो चिट्ठी आई है। पहले तो क्या आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से लोगों ने मन बना लिया था कि अब तो अविश्वास प्रस्ताव की लाना। पहले तो शॉर्ट डिस्कशन की बात हो रही थी, नहीं तो ये 2 दिन पहले अगर हो जाता तो इतना शायद कैओस ही ना विपक्ष मान जाता, आपको लगता है, अगर सरकार आश्वासन दे देती तो? नहीं, मान जाता नहीं मानता ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक मौका होता कि भाई हम लंबे समय के लिए तैयार हैं, दीर्घ अवधि के लिए, आप मानिए। चलिए, तो पीछे बात होगी। तो ये बात पीछे हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या है कि अब समय तय होगा, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे तो समय तय हो गई होगा, क्योंकि सारी पार्टियां बोलेंगी, छोटी बड़ी सबको बोलने का मौका मिलता है, और संख्या बल के हिसाब से के अनुपात में उनको टाइम मिलेगा। और उसके बाद कई बार उतने में बात नहीं हो पाती है तो बढ़ाया भी जाता है समय, सदन की अनुमति लेकर के। तो विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा लंबे समय तक अपनी बात कहने का, जो प्रदीप जी कह रहे हैं, और सरकार को भी जवाब देने का मौका मिलेगा। और आखिर में प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो वो एक एक बिंदु पर, जैसे अभी 2018 का हमने सुना, हो सकता है इस बार 2023 में फिर वो कह दें कि 2028 में फिर ले आइएगा। मुझे लग रहा है कहेंगे ये बात, वो कह सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो कि, और जाहिर है आखिर में प्रधानमंत्री जी का ही भाषण होता है, ये सबसे बड़ी बात है हमेशा कि जो आखिर में बोल के चला जाएगा, उसके बाद तो आपको टिकट टिप्पणी कर नहीं सकते, वो तो फाइनल कमेंट हो गया। एक स्थिति थोड़ी अलग होती है कि उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर जवाब देते गृहमंत्री, अगर गृहमंत्री जवाब देते तो उस पर सवाल पूछ सकते थे, क्लैरिफिकेशन ले सकते थे। अब कुछ नहीं, ये इसमें लोकसभा में नहीं, इसमें तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद खत्म। और उसके बाद मतदान होगा, मतलब मतदान में सरकार को जितना है, तो उसमें कोई, तो इसलिए विपक्ष के पास खाली इतना रहेगा कि हाँ, अपनी बात हाउस में कह लेंगे तो रिकॉर्ड पे आ जाएगी और रिकॉर्ड पे बन जाएगी और सरकार उसका जवाब दे देगी। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये बहुत बेहतर हो गया, कम से कम गतिरोध टूटेगा और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो बाकी बिजनेस हाउस का है वो चलेगा। अभी देखिए, बीजेपी के सीनियर लीडर से कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा अविश्वास प्रस्ताव में भी जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठेंगे तो विपक्ष का आचरण कैसा होगा। विपक्ष उस वक्त भी नहीं सुनेंगे, हो सकता है तब भी ये लोग बाहर चले जाएं। अब वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपने जो बात कही कि क्या प्रधानमंत्री अब ये कहेंगे कि 2028 में देखते हैं क्या होता है, 28 में भी क्या आप लोग इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे जैसा उन्होंने 5 साल पहले कहा था। हर्षवर्धन जी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब द्वंद्व के लिए मैदान जो है सज चुका है। नहीं, आप कह रहे हैं द्वंद्व के लिए सज चुका है। अब मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए अब जो कुछ भी हो रहा है वो द्वंद्व ही होगा, अब कोई मेल मिलाप जैसा मामला नहीं होना है। और एक बात जो है, पहली बार मैं मतलब विनोद जी हैं और प्रदीप जी हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं कल के बाद से मैंने खोजा, मैंने कोशिश की कि जरा देखूं जिससे आज कहानी की कुर्सी में वो बात करूं, कहानी कुर्सी की मैं वो बात करूंगा। कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिख रहा है जब संसद में किसी मसले पर, और वो भी ऐसे संवेदनशील मसले पर, विपक्ष चर्चा चाहता हो, सरकार तुरंत मान गई हो और नियम की वजह से अटका हो। कोई ऐसा मसला मुझे ध्यान में नहीं आता, कोई एक संवेदनशील मसला नहीं है। किसी सरकार की नीति पर हो बात अलग है,
लेकिन मुझे तो ध्यान में नहीं आया। मैंने खोजने की भी कोशिश की, कोई संदर्भ मिले तो मैं आज बात करूंगा कि ऐसे हुआ था। उस विपक्ष ने कहा और सरकार नहीं मानी, फिर कहा कि छोटा ड्यूरेशन का कराएंगे, फिर लंबी ड्यूरेशन की होगी, फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे। और यह तो कभी कहा ही नहीं गया कि प्रधानमंत्री किसी चर्चा की शुरुआत करें। तो आप अगर देखें, जो एज है पब्लिक डिस्कोर्स में, जो लोगों के विमर्श में चाय चौपाटी पर चौराहे पर है, वो कह रहे हैं यार कमाल है, सरकार कह रही कि चर्चा कराओ। और आप उसको कह सकते हैं कि अमित शाह, जो खड़गे जी ने कहा कि हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सदन के भीतर कह रहे हैं ठोक के कि भैया हम चर्चा कराने को तैयार हैं, खड़गे जी संवेदनशीलता दिखाइए, उतने पे नहीं माने तो चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी से भी नहीं माने तो सहकारी समिति के संशोधन बिल पर वो बोल रहे थे, उसमें भी कह दिया कि देखिए हम तैयार हैं। और उसमें साफ लिखा हुआ है, जो चिट्ठी है उसमें जो चौथा या पांचवा पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष चाहता है सरकार स्टेटमेंट दे। हम स्टेटमेंट ही नहीं, पूरी चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। नंबर में आप टिकते नहीं, विमर्श में आप टिकते नहीं, और जो कम्युनिकेशन है वो आप खुद ही मानते हैं कि मोदी से बढ़िया कोई कम्युनिकेटर है नहीं। तो आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं? और मैं थोड़ा सा और इससे समझ नहीं पा रहा हूं। विपक्ष के लिए तो अच्छा होता कि वो मणिपुर पर चर्चा करते, उनके पास बहुत कुछ कहने कहाने को होता। अब तो आप वो भी संवेदना खत्म हो चुकी है आपके साथ, क्योंकि आप तो संवेदनशील थे ही नहीं। आप चर्चा नहीं, आप प्रधानमंत्री को घेरना चाहते थे। ये भी साबित कल एक हुआ। शब्द दिया ना विनोद जी ने, माहौल बंदी। तो माहौल बंदी है विपक्ष की तरफ से, भाई मणिपुर जैसे मुद्दे पर पूरी संसद के सामने प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जब विपक्ष संख्या बल में कमजोर हो तो उसके सामने ये सबसे बड़ा अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, जिसका कल आपने इस्तेमाल किया था। आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद से नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में संख्या बल में विपक्ष की कोई गिनती नहीं थी। 1984 में तो बहुत ही हालत खराब थी। फिर भी विपक्ष प्रभावी कितना होता है इस पर निर्भर करता है, संख्या से नहीं तय होता। वो 1984 से ज्यादा संख्या बल में छोटा विपक्ष नहीं हुआ कभी। इसके बावजूद बहुत प्रभावी था। बोफोर्स जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो ये होता है आपकी विश्वसनीयता से, आपकी साख से। यहां जो आप बोलेंगे उसका लोगों पर कितना असर पड़ता है, लोग उसको कितना स्वीकार करते हैं, उसको कितना सही मानते हैं, इससे तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के पास इसके अलावा और कोई विकल्प था नहीं। मुख्य बात यही है। अभी ये बात तो सही है आपकी, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। ऐसे भी देख लें, इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर 15 अविश्वास प्रस्ताव आए, उस वक्त वो भी ऐसे ही मजबूत सरकार चलाती होंगी, बिल्कुल। अरे नेहरू जी के होकर खिलाफ सरकार चलाती उनके थी। सबसे करीबी आचार्य कृपलानी, पहला जो अविश्वास प्रस्ताव आया भारतीय संसद में, वो आचार्य कृपलानी तो लेकर ये आए। दिखाता है कि आप मजबूत सरकार के सामने आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और कुछ होता नहीं आपके हाथ। क्योंकि जब मजबूत विपक्ष होता है तो आमतौर पर विपक्ष सरकार को संसद में दूसरे तरीकों से भी घेर लेता है। वीपी सिंह ने जैसे घेर लिया, जैसे वीपी सिंह ने घेर लिया, वीपी सिंह में गिरते रहे बाद में। क्योंकि उनकी सरकार भी कोई बहुत मजबूत सरकार थोड़ी थी, वो तो लेफ्ट और राइट की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। तो जो भी, या देवगौड़ा गुजराल की सरकार, तो जो सरकार उस तरह से होती है, जो संख्या बल के लिहाज से कमजोर होती है, वो तो वैसे भी विपक्ष घेर लेता अब जरा है। जो उन्होंने कहा ना कि हासिल क्या किया, उसको प्रदीप जी ने मुझे लगता है अच्छी मोड़ पर ले आया चर्चा को। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि स्पीकर ने टाइम दे दिया, विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। कौन शुरू करेंगे चर्चा को? जिसने मूव किया है रेजोल्यूशन, तो गौरव गोगोई ने मूव किया है। दूसरी तरफ से बीआरएस के सांसद हैं, उन्होंने किया। उसमें हस्ताक्षर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की भी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई मूव करेंगे। आप स्पीकर्स निकाल के देख लीजिए कौन कौन सा विपक्ष में आपको लगता है। स्पीकर तो विपक्ष में बहुत कमजोर है, वही मैं कह रहा हूं। इस बार लोकसभा में अच्छे स्पीकर विपक्ष के पास नहीं है, बहुत गिनती और अविश्वास प्रस्ताव पे सारा भाषण हर मीडिया पर लाइव चलेगा। बल्कि राज्यसभा में ज्यादा अच्छे स्पीकर हैं उसके जो पास। एकाध हैं वो जो गुड बुक्स में नहीं है हाईकमान की, जैसे मनीष तिवारी हैं, अच्छा बोलते हैं, तैयारी से बोलते हैं, शशि थरूर हैं। शशि थरूर के पास थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ये G23 नहीं, वाले शशि थरूर हैं। अंग्रेजी में ही बोलेंगे वो, बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं, अच्छे ऑडिटर हैं। अब महुआ मोइत्रा हैं तृणमूल में, वो भी अच्छी स्पीकर हैं। कांग्रेस पार्टी से आपको अधीर रंजन चौधरी नजर आते हैं, जैसा आपने कहा, और गौरव गोगोई जो शुरुआत करेंगे। यही दो लोग शुरुआत करेंगे इस मौके पर। अब राहुल गांधी को लेकर कोई क्या सोचता वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में होते तो मुझे लगता है एक वजन बढ़ता कांग्रेस पार्टी के। सोनिया गांधी बोल सकती है अगर बोलें तो। नहीं बोलेंगे। सोनिया गांधी अगर बोलें, सोनिया गांधी बोल सकती है, क्योंकि अटल जी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उन्होंने इनिशिएट किया था। वो लीडर पोजीशन थी उस समय, और उन्होंने इनिशिएट किया था और बोली थी। ये भी जमाने बाद होगा कि लोग सोनिया गांधी को लंबे वक्त तक अगर वो इनिशिएट करती है तो।
लेकिन आप कह रहे हैं हमारा कोई नहीं, मजबूत जरूरी नहीं स्पीकर नहीं है है, सर। कोई जरूरी नहीं, उसके बीच में अलावा हाँ, बोल बीच में बोल सकते हैं। सकते हैं, बीच में हर्षवर्धन जी जो उसको पार्टी का टाइम है। इसमें मेरा व्यू अभी भी यही है, विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है। विपक्ष को चर्चा के लिए मणिपुर पर आना चाहिए था। मणिपुर पर चर्चा होती, वो जो भी बात करना होता दोनों करते, और वो कहते कि हम संतुष्ट नहीं हैं इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और बिना चर्चा के अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई समय थोड़ी ना, वो तो किसी समय आप ला सकते हैं, किसी भी सत्र में आप ला सकते हैं। उसके लिए जो बेसिक जरूरतें हैं वो तो पूरी हैं। मेरा यह मानना है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मसले पर विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो उससे चूक गया, वो उस चर्चा से चूक गया। और 4 दिनों तक, कल से तो बिजनेस शुरू हो गया, नहीं, कल से तो लगातार एक के बाद एक अध्यादेश पारित हो रहे हैं। बेसिक प्रिमाइस ही ठीक नहीं है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहता था। नहीं। विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरना चाहता था। लेकिन देश तो चाहता है ना मणिपुर पर ये चर्चा। लोगों को सब समझ में आता है कि मणिपुर पर आप क्यों चर्चा चाहते हैं। मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं तो उसकी शुरुआत इससे नहीं हो सकती कि पहले प्रधानमंत्री का ठीक बयान बात हो। है, ठीक बात है। तो आप प्रधानमंत्री को घेरना चाहते थे। ठीक बात। उसके लिए आपके पास इसके अलावा मुद्दा और कोई मणिपुर रास्ता नहीं, मोदी है। मैं यही कह रहा हूं, प्रदीप जी जो कह रहे हैं उनके कहने का तरीका अलग है। मैं जो बात कह रहा हूं वो भी वही बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री को घेरना चाहते हैं, ये घेरेंगे ही घेरेंगे, लेकिन आप मणिपुर पर बात करते, जिस तरह से अमित शाह ने चैलेंज किया कि आइए बात करते हैं, जिस तरह से कहा, एक तरह से कहें कि निवेदन कर रहे हैं कि भाई चर्चा कर लो इस पे, ये देश के हर व्यक्ति को दिख रहा है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बेहतर होता कि उस पर चर्चा होती। वो कहते कि हमें कोई भी शिकायत हो, कोई भी गिला शिकवा हो, लेकिन हमारे लिए मणिपुर बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पब्लिक पोस्चरिंग कहते हैं कि मन में आपके चाहे जो हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप क्या दिखा रहे हैं, विपक्ष वो नहीं दिखा अगर पाया। विपक्ष के नजरिए से देखें, वो बात करें, सोचें, तो विपक्ष जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, विपक्ष, हर विपक्ष प्रधानमंत्री पर ही घेरता है हमेशा। हर विपक्ष जब हमला करता है सरकार पर तो प्रधानमंत्री को ही घेरता है, जो भी प्रधानमंत्री हो, वो नेहरू जी से लेके वो मोदी जी तक। ठीक है। तो इसलिए ये कहना है प्रधानमंत्री जी को घेरना कोई अपराध नहीं है विपक्ष की दृष्टि से। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को घेरना चाहता था, प्रधानमंत्री जी को लाना चाहता था बहस में, विमर्श में, लोकसभा के अंदर। तो प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि वो उसके अलावा उसमें कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि इसमें तो बाध्यता है ना, संवैधानिक बाध्यता है कि आना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। और मणिपुर भी आने विकल्प नहीं था, वो ठीक है, उनका कहना यह है। मैं अगर बिल्कुल सादी भाषा में कहूं, अब आपको मालूम है कि अब आपके पास कमजोर, आपके पास जितने बैट्समैन हैं वो सब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट वाले बैट्समैन हैं। कोई 10 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा। उनके पास सेंचुरी मेकर है और वो आखिर में बैटिंग करने के लिए आएगा। मतलब मैच ही ना खेले। नहीं, हाँ। ना, आप क्या चाह रहे हो कि अब आप चाहते सवाल केवल मैच खेलें, T20 खेलो, टेस्ट मत खेलो। नहीं, ये तो टेस्ट मैच खेल लिया आपने। सौरभ, हमसे ज्यादा विपक्ष के नेता इस बात को समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम यहाँ बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, उसी तरह की सचिन तेंदुलकर वैसे छक्का मारना चाहिए था, और बैट पकड़ा दिया जाए तो हम शायद 0 पे आउट हो जाएंगे। नहीं, वो जरूरी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष यही उसके प्रस्ताव में जो होगा कि मणिपुर के मुद्दे पर ही हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अब देखिएगा उस प्रस्ताव में होगा, मणिपुर का जिक्र होगा। तो ये कहना है कि मणिपुर में चर्चा नहीं होगी, मणिपुर ही केंद्र में रहेगा चर्चा के, विपक्ष की तरफ से। सरकार दूसरे मुद्दे लेके आएगी, सरकार मणिपुर के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ वो लेके आएगी, और विपक्ष का जो केंद्र होगा मणिपुर होगा, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। नहीं, मणिपुर का मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सवाल जीतने का नहीं है। उनको मालूम है पहले दिन से कि हम हारेंगे। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उसकी साख, उसकी विश्वसनीयता, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। वो ये जो इंडिया बना है गठबंधन जी, या जो अविश्वास प्रस्ताव है, इन दोनों का एक दूसरा मकसद भी ये है, वो है कि हम लड़ते हुए दिखाई दें। कम से कम लोगों को ये लगे कि हम लड़ने की स्थिति में हैं। हम हार जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हार जाएंगे जब नतीजा आएगा तब ना। अभी लड़ते हुए तो कम से कम दिखें। अभी जो बातें हो रही थी, आप साल भर पहले अगर देखिए कि भाई वॉक ओवर है बीजेपी को। हाँ, अब विपक्ष को जो है 2029 की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 24 में भी लड़ेंगे। कुल मामला इतना है कि लड़ते हुए दिखाई दे, भले ही हार जाएं। तो अविश्वास प्रस्ताव उसका एक कारण ये भी है कि हम जो है चाहे जितना मजबूत हो, ठीक है बहुत मजबूत है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन हम उनसे लोहा लेने को, मोर्चा लेने को तैयार है। चलिए, अब तो मोर्चा ले ही लिया है। बात यही है कि लड़ते हुए दिखना है, क्यों नतीजा सबको मालूम है।
नतीजा तो उनको भी मालूम है। नतीजे का तो सवाल ही नहीं है। अब नहीं, ये भी मालूम है कि मोदी जी बोलेंगे, नैरेटिव बदल देंगे, सब मालूम है विपक्ष को। नंबर की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी की भाषण स्किल के बारे में क्या विपक्ष को नहीं पता? सबको मालूम है। और विपक्षी नेताओं से अगर आप बात करिए, ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए, वैसे बात वो कहते भी हैं कि हमारे पास इसका कोई अब तो ये देखना है कौन कौन से धुरंधर उतारे जाते हैं मैदान में, हाँ, ये बात करने के लिए, लड़ने के लिए, बोलने के लिए, और इश्यूज क्या क्या आते हैं और मुद्दे इसमें क्या क्या आते हैं मणिपुर के अलावा। बहरहाल ये तो चर्चा हुई अविश्वास प्रस्ताव की, चूंकि आज इसका नोटिस दिया गया, हमने इस पर बात की। दूसरा, एनडीए और इंडिया अलायंस की लड़ाई में आप कल से देखिए कहां से आया हंस, कौआ, बबूल, गुलाब। विरोधियों के टारगेट के खिलाफ नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने अब कैसे सेट किया एजेंडा, और उसका भी जवाब देने की पूरी तैयारी है। यह कहां से हुआ, और आपके लिए कह रहा हूं कि जरूर हैशटैग कहानी कुर्सी की इस पर अपने कमेंट्स, अपने सवाल हमें भेजिए ट्विटर पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों कमेंट्स को हम आज प्रोग्राम में जगह दे पाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।